नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय नितल। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा नया टॉपिक है 28 नंबर का ज्वार भाटा, जहां पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 13 है और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्नों की संख्या कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर उस पर बेस्ड जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो ज्वार भाटा होता क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। चंद्रमा की अगर बात करें तो सेम चंद्रमा की भी स्थिति है क्या, कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी क्या होती है, उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। लेकिन जो ये खिंचाव होता है, इसका ठोस जमीन पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है, परंतु समुद्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो समुद्री जल में क्या होता है, हलचल पैदा होती है और उससे ज्वार भाटा जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब ज्वार और भाटा अलग अलग क्या है? तो धरती पर स्थित जो सागर महासागर है, उनका जो जल स्तर होता है वो जब सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो ऊपर उठने को कहते हैं ज्वर। इस चीज को अगर कभी भी कंफ्यूज हो कि ऊपर उठने में भाटा है कि ज्वार है, तो ज्वर बुखार को भी कहते हैं। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है तभी तो हमें ज्वर आता है। सेम चीज जब जल का स्तर ऊपर बढ़ता है तब ज्वार आता है। वहीं अगर बात करें जल जो है उसका नीचे गिरना, तो ये जो है वो भाटा कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। और ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो भाटा है ये केवल और केवल सागर पर ही नहीं लागू होता, बल्कि उन सभी चीजों पर लागू होता है जिस पर समय एवं स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल भी जो है वो लगता है। जैसे कि ठोस जमीन भी जो है आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण जो शक्तियां होती हैं उसके कारण सागरी जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा जो है वो कहते हैं। तो ये आप एक लाइन में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसके प्रश्नों पर। टोटल 13 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि प्रगामी जो तरंग सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? अब ये तो आपको क्लियर है कि चैप्टर हम देख रहे हैं चक्रवात, तो आंसर भी चक्रवात होगा। परंतु ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस सिद्धांत की यहां पर बात हो रही है। महासागरी तरंग, चक्रवात, ज्वार भाटा या उपसागरी भूकंप में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर ज्वार भाटा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार भाटा हमारा चैप्टर है। पर यह जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत ज्वार भाटा जो है इसकी व्याख्या जो है आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा, कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? ऊपर हमने देखा प्रगामी तरंग सिद्धांत इसी से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीबी एयरी ने किया था, विलियम वेवेल ने किया था, लाप्लास ने किया था या फिर डेविस ने किया था? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि लाप्लास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है वो दिया था। नहीं, आपका लाप्लास नहीं होगा यहाँ पर, विलियम वेवेल होगा, क्योंकि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रगामी सिद्धांत जो है ये आपका विलियम वेवेल जो है सही होगा। लाप्लास जो है वो नहीं होगा, क्योंकि लाप्लास का तो विचलन का सिद्धांत है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सी नहीं होगा आपका, बी वाला जो है वो सही होगा। लाप्लास जो है उसका कौन सा सिद्धांत है, तो विचलन का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। पृथ्वी का चंद्रमा पर, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी आपको, समझाया, तो बताइए। पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर? तो किसके कारण ज्वार भाटा या किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य और जो चंद्रमा है इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो कि अमावस्या
या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हों आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृहत ज्वार स्प्रिंग कहते हैं, या फिर आवपाती ज्वार फॉल कहते हैं, या फिर लघु ज्वार निप कहते हैं, या फिर दैनिक ज्वार डाइनर्स कहते हैं। तो इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। प्रश्न आपका एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो कि अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी कि वृहत ज्वार स्प्रिंग, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न कि दैनिक ज्वार भाटा जो है उसके मध्य समयांतर जो है वो कितना होता है? ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट या फिर 24 घंटे 52 मिनट, कौन सा इनमें से सही होगा? दैनिक ज्वार भाटा जो है उसके मध्य समयांतर जो है वो कितना होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो समयांतर होता है वो जो है वो कितना होता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। 24 घंटे 52 मिनट जो है इतना जो है आपको समयांतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट या फिर 24 घंटे 52 मिनट या फिर 24 घंटे 26 मिनट? बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा? कुछ नहीं आपको करना है, तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर था, उसी के आगे वर्ड क्या लग गया? अर्ध लग गया है, यानी कि जो समय होगा वो भी तो आधा ही हो जाएगा। 24 घंटे का आधा करेंगे तो 12 घंटे, 52 का आधा करेंगे तो 26 मिनट, तो 12 घंटे 26 मिनट आपका बी वाला ऑप्शन दे रखा है, बस यही जो है वो सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट अर्ध दैनिक ज्वार भाटा ही पूछ लिया जाता है और वहां पर हम 24 घंटे 52 मिनट लगा के चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अर्ध जो होता है उसमें आधा टाइम आपको लगाना है और जो कंप्लीट है वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? वृहत ज्वार, सर्वोच्च ज्वार या फिर विषुवत रेखीय ज्वार या फिर पेरिजियन ज्वार? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर वृहत ज्वार सही हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को वृहत ज्वार के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न आपका है, 18 नहीं 8वां नंबर प्रश्न कि महासागर और समुद्र जो है उनमें ज्वार भाटाएं किसके किनारे या किसके किन के कारण जो है वो होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल या फिर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल या फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल? तो इस टाइप से आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, कि किनके कारण महासागर या समुद्र जो है उनमें ज्वार भाटाएं जो है वो होते हैं। केवल पहला, केवल पहला तीसरा या केवल दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों? तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था कि चंद्रमा का तो गुरुत्वीय बल का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, सूर्य का जो गुरुत्वीय बल है ये भी आ जाएगा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा था तो ये भी इसमें आ जाता है। अपकेंद्रीय बल होता क्या है बस इस चीज को जान लीजिए। तो जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार मार्ग पर जो है वो चलती है तो क्या होता है, उस पर कोई एक या उस पर जो वृत्त का केंद्र होता है उस पर कार्य करती है और जो इस टाइप का बल होता है इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ध्यान दीजिए मैं अभिकेंद्रीय बल की बात कर रहा हूं जब सेंटर में बात हो रहा है केंद्र की तरफ, पर यहां पर अपकेंद्रीय बल लिखा है जो कि केंद्र से दूर की तरफ लगता है। इन सारी चीजों को रख करके मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं कि जब बात होगी अभिकेंद्रीय बल की, तब जो बल की दिशा होगी वो आपकी बल की दिशा केंद्र जो है उसकी तरफ होगी। जैसे कि एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है तो इसकी तरफ होगी, परंतु जो अपकेंद्रीय बल होता है इसमें आपका केंद्र से
दूर की तरफ लगता है। बस इतना सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो डी वाला आपका सही होगा, यानी कि तीनों ही ज्वार भाटा जो है उसके लिए जिम्मेदार है। नवा प्रश्न है, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है कि किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कारण इसका दे रखा है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणीय की स्थिति में होते हैं। आपको बताना है कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही आर गलत। चौथा कह रहा है ए गलत आर सही। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपको एक ना एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आंसर की चलिए बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन दोनों ही जो है वो बिल्कुल सही है। कथन भी कारण भी उसका, तो ए वाला सही होगा, और क्योंकि आर ए की सही व्याख्या भी जो है वो कर रहा है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि किसी भी स्थान पर दो जो ज्वार हैं उनके बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। दूसरा कह रहा है कि लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचे ज्वार आता है। तीसरा कह रहा है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आता है। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अभी ऊपर हमने समयांतराल की बात की थी वो दैनिक ज्वार भाटा का था, पर यहाँ पर दो ज्वार के बीच बात हो रही है। तो सबसे पहले वाले कथन की बात करें तो बिल्कुल सही है, दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। सी वाला भी सही है आपका, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। जब दो सही है तो जाहिर सी बात है बी भी आपका सही होगा, लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचे ज्वार आता है। तो आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पंडी की खाड़ी, उत्तरी सागर, कौन सा इनमें से सही होगा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, उत्तरी सागर। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर फंडी की खाड़ी करके जो दे रखा है ये आपका सही होगा। ये जो आपका फंडी वर्ड देख रहे हैं ना, ये एक फ्रांसीसी वर्ड है। इसका अर्थ होता है विभाजन। और ये जो है आपका फंडी की खाड़ी, ये आप ध्यान रखिएगा उच्च ज्वार या ऊंचा ज्वार, या कह सकते हैं अत्यधिक उच्च ज्वारीय सीमा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था, क्योंकि स्टार्टिंग बताया था 13 प्रश्न हम देखेंगे। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर इनमें से किसी का नहीं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन किसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा होता है। यही जो है आपका बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न आपके समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है इसके बाद वाले चैप्टर से, क्योंकि ज्वार भाटा में इतने ही टोटल प्रश्न थे। प्रश्न आपका है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी या फिर वोल्गा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।